लेकिन जब फेयरवेल खत्म होने को आया तो तीन लड़कियां रोते हुए पांव छू के चली गई। ये कोई बहुत बढ़िया। दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और ये कहानी अगर आपके कोई यंगस्टर्स सुनते हो ना तो सुनिएगा कि कैसे जिंदगी आप में बदलाव लाती है और हम सोचते हैं। क्योंकि हमारे जन्म होते ही मेरे दिल में छेद था। ये आधा आधा लीटर जितना खून निकलता था, 200 ml 500 ml ऐसे निकल जाता था। और दवाइयों से रुक जाता था, फिर जैसी दवाई का असर खत्म वो निकलता था। तो मोटिवेशन स्पीकिंग का अगर कोई फील्ड सिलेक्ट करना चाहता है, ट्रेनर का कोई फील्ड या लाइफ कोच का कोचिंग करने का कोई करना चाहता है, या कोई टीचर ही बनना चाहता है किसी सब्जेक्ट का, तो जब तक आपको दिल से महसूस नहीं हो कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ या सिखाने में उसकी जिंदगी में फर्क ला सकता हूँ, तब तक तो आप ये खाली एक प्रोफेशन लेंगे और एक बातें होगी तो मजा नहीं आएगा, आप बन नहीं पाएंगे। आपका एक कमरा है और कमरे में एक खिड़की है, और उस कमरे की खिड़की के बाजू में लिखिएगा कि यहां से मत झांकिए। हम्म, तो सब झांकेंगे जा कमरे करके। की खिड़की के बाजू में आपने लिखा है कि यहां जी। से मत झांकना, जी। यहां से झांकना मना है। हम्म, तो क्या होने वाला है, आपके सारे दोस्त जब जब आएंगे सबसे पहले वहीं जाके झांकेंगे, भाई ऐसा तो क्यों लिखा है आपने। आप बताइए सर अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है वगैरह। नाम मनीष मेहता है। ऐसे बेसिकली मारवाड़ी जैन हूँ, राजस्थान से फैमिली का बैकग्राउंड है। और 35 years हो गए हैं सूरत में। एजुकेशन के अंदर में आई डिड BSc कंप्यूटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, देन MBA इन सूरत इटसेल्फ। देन आई जॉइन माय फैमिली बिजनेस। ओके। फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स के अंदर में है। तो मैंने टेक्सटाइल ज्वाइन किया। और फिर बस करते आ रहे हैं। जी जी जी। ये शेप ऑफ विजडम कैसे शुरू हुआ, ये नाम कहाँ से आया, और इसके पीछे क्या मिशन है आपका। शेप ऑफ विजडम से पहले कहानी शुरू करता हूँ कि मैं इस जगह पे कैसे आया। क्योंकि शेप ऑफ विजडम पे पहुंचने से पहले जहां से शुरू हुआ वो बहुत जरूरी है। जी। मैं बिजनेसमैन हूँ। और मैंने टेक्सटाइल बैकग्राउंड का, मेरा फादर का बैकग्राउंड है, और मैंने उसी को ज्वाइन किया। एंड उसी को ज्वाइन करते करते एक BNI आपने सुना होगा, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड चलती है, चैप्टर्स बनाती हैं। मैंने उसको ज्वाइन किया। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं बिजनेस को ग्रो करूं या नए बिजनेस को एक्सप्लोर करूं। और वहां मुझे एक गुरु माँ की तरह एक लेडी मिली जो खुद मोटिवेशन स्पीकर हैं। ओके। मीनाक्षी भटनागर करके नाम है उनका, सूरत से ही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक मेरा प्रोग्राम करें, एक कोर्स मेरा करें, जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है। क्योंकि हाँ। आप अच्छा बोलते हैं और आपकी स्पीच थोड़ी बेहतर है, हिंदी थोड़ी बेहतर है, तो आप एक वो प्रोग्राम ट्रेन द ट्रेनर करें। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको बिजनेस में कम्युनिकेशन करने में तो मदद कर ही देगा। हम्म, सो दैट वे इट वाज वेरी कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आई वाज द बेस्ट इन द बैच आउट ऑफ 10। ज्यादा बड़ा बैच नहीं था। तो लेकिन फिर भी लेकिन बेस्ट होना तो फिर भी ब्लेस्ड होना ब्लेस ही है, एग्जैक्टली बेस्ट ही तो क्या है। अंधों में काना राजा जैसा निकल के आ गए थे हम। नहीं नहीं। हाँ, तो एग्जैक्टली उस तरीके से था। तो फिर मैम ने मुझे मौका दिया, अलग अलग स्कूल्स में अपने साथ कॉर्पोरेट्स में लेके गई। स्कूल्स में उन्होंने मौके दिए। एक फ्रैंकफिन करके इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे ग्रूम होते हैं, वहाँ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स के अंदर में मुझे अब असिस्ट करने के लिए मौका दिया। फिर उन्होंने मुझे पूरा बैच दिया और मुझे मजा आने लगा। तो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस तब हुआ जब मैंने एक पूरा 2 महीने का एक कोर्स कंप्लीट किया अपना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, फ्रैंकफिन के अंदर में। और कोर्स का लास्ट डे था तो बच्चों ने मेरे लिए सेलिब्रेशन क्रिएट किया कि ओके। फेयरवेल देंगे हम मुझे। तो मैंने वो फेयरवेल के अंदर में मुझे अचानक से सरप्राइज मिला। लेकिन जब फेयरवेल खत्म होने को आया तो तीन लड़कियां रोते हुए पांव छू के चली गई। और मैं एकदम स्टंड हुआ कि मैं कहा ये क्या हो रहा है, वाई आर दे क्राइंग, वो क्यों रो रहे हैं, मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं। अब हम तो क्या है कि हमारे में पाँव छूने की प्रथा होती है किसी का आदर करने के लिए। अब जी। मैं लाखों भी कमा लूं, करोड़ों भी कमा लूं, और आपको बोलूं कि ये लाख रुपए लीजिए, ये करोड़ रुपया लीजिए, और मेरे पाँव छुइए, और उस आनंद से, उस भाव से आंखों में आंसू लाके छुइए, तो क्या कोई छुएगा क्या पैसों से? क्या वो भाव आएंगे? तो नहीं आएंगे। पर वो आया, और वो उन तीन लड़कियों का आया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने क्या ऐसा किया। लेकिन कहते हैं ना कि सरस्वती जब आपके गले में रहती है तो उसके आपके माध्यम से किसी न किसी की जिंदगी में फर्क ला देता है। और वो फर्क लाया होगा शायद मैंने।
तो उस रात जब वो पाँव छू के गए और रात को जब घर पहुंचा, मैं सो नहीं पाया। एंड देन आई रियलाइज द होल नाइट कि दिस इज द थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ। ये मैं करता रहूंगा, चाहे मैं बिजनेस करूं ना करूं, बिजनेस में कमाऊं ना कमाऊं, पर ये जो चीज है ना कि अपनी भाषा से, केवल भाषा से, अपनी बोली से आप लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकते हो। और ये फर्क की जो तसल्ली, जो सेटिस्फैक्शन, जो नींद आती है ना, वो आनंद अद्भुत है। तो उसकी वजह से मतलब मुझे मौका मिला। एंड फिर मैंने उसको किया। करते करते अपने दोस्तों ने कहा या फ्रेंड्स, कुछ प्रोफेशनल्स ने कहा कि भाई आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करें। आपका नाम मनीष मेहता है तो वो आपका नाम है, उस नाम से ब्रांड बन सकता है, लेकिन फिर भी एक अलग ब्रांड से क्रिएट करें जिससे पब्लिक ब्रांड से कनेक्ट हो, आपसे कनेक्ट ना हो। क्योंकि एक मार्केटिंग का होता है ना फंडा, कि एक हम्म। इंडिविजुअल का ब्रांड अलग होता है और एक कंपनी का ब्रांड अलग होता है, और ब्रांड दोनों से अलग। अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। हम्म। तो मुझे एक ब्रांड नेम चाहिए था, तो ढूंढते ढूंढते दिस शेप ऑफ विजडम केम अप। एंड अच्छा। देन आई वॉज वर्किंग ऑन इट। मैंने मेरे फ्रेंड्स को लोगो बनाने को बोला। तो कई चीजें निकल के बाहर आई और डिस्कस करते आए कि हम इस नाम पे क्यों टिके रहे। तो विजडम सबके पास है, मतलब ज्ञान सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, लेकिन उस नॉलेज को जैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे आप परसीव करते हो, और उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हो, वो आपकी विजडम बन जाती है। अब दुनिया में इतनी सारी विजडम है, आपकी विजडम अलग है, मेरी विजडम अलग है, मेरा एक्सपीरियंसेस अलग अनुभव हैं, अलग है, नॉलेज अलग है, अलग तो है, उसके सब हिसाब कुछ से अलग है। एग्जैक्टली exactly, तो हम्म। हम किसी एक चीज को कहेंगे कि नहीं ऐसे करना है, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को तो ऐसे करना है क्योंकि मुझे उसमें सक्सेस मिला है। मैं बोलता हूँ नहीं यार, मेरे को तो इस तरीके से काम नहीं चलना है, मैं तो अकेले ही चलूंगा। तो ये एक चीज थी कि जिसकी वजह से शेप ऑफ विजडम निकला। और शेप ऑफ विजडम का अर्थ ये था कि आपका विजडम आपका शेप क्रिएट करता है, आपका व्यक्तित्व को शेप देता है, आपके व्यक्तित्व को एक रूप देता है। जो आप बचपन में थे और जो आज आप है, उसमें रात दिन का अंतर है। हम्म। राइट। राइट सोच में राइट। भी, और व्यक्तित्व और आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी। यानी हम्म। आपकी सोच से आपका फिजिकल एट्रीब्यूट बनता है। आप सोचते हो कि मुझे हेल्दी रहना है, तो आपकी इंचेस कम होगी। आप सोचते हो कि मुझे आराम करना है, तो इंचेस बढ़ेगी। हम्म। सोच से शरीर पे भी फर्क पड़ता है, मन पे भी फर्क पड़ता है, पर्सनालिटी पे भी फर्क पड़ता है। हम्म। वही आपकी विजडम आपको शेप करती है। उससे ये नाम आया शेप ऑफ विजडम। ओके। ओके। इंस्टाग्राम सर कब और से, इंस्टाग्राम कब से शुरू लगभग हुआ? 2-3 साल से हैं। 2-3 साल से। और जब हाँ हाँ। शुरुआत में आपने शुरू किया इंस्टाग्राम, तो फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होना शुरू हुए? क्योंकि मैंने देखा 198,000, ये बहुत बड़ी फिगर है 2 साल में लगभग तो। 1.5 लाख के ऊपर है। इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में करते थे तो बहुत मुश्किल था, मतलब आपके यार दोस्त के अलावा आपके कोई फॉलोवर मिलते नहीं थे, मुश्किल से मिलते एक 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 नहीं। करके जुड़ते थे। फिर जब क्लासेस, मतलब जब कभी कोई सेशन लेते थे, तो उस सेशन में जो 25-50 लोग होते थे, उसमें से कुछ लोग जुड़ जाते थे। करते करते कोई एक आधा लोगों ने स्प्रेड कर दिया, वायरल हुआ, थोड़े थोड़े करके सब थोड़े थोड़े बढ़ते गए। तो उससे फिर कभी अप कभी डाउन, बीच में तो 2.5 लाख तक जाके जा वापस आया है। बट अब मैंने देखना बंद कर दिया है। आई एम लाइक कंसिस्टेंटली आप अपना कंटेंट देते रहो, और जो जो होना है सो नहीं, ऊपर वाला मैंने देखेगा। मैंने एक चीज ये भी देखी कि आपकी पोस्ट, जैसे और अकाउंट्स हैं उनकी पोस्ट थाउजेंड्स में हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, लेकिन आपकी पोस्ट भी बहुत ज्यादा हम्म। नहीं है, अराउंड मेरे ख्याल से 250 300 के बीच में है। 300 पोस्ट के आसपास है, हाँ। 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 तो इतनी कम मैं पोस्ट मतलब में इतना ग्रो, ये भी एक बड़ा एक अचीवमेंट है। ये दादा की मेहरबानी है, जैसा भी है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है। बट इसमें क्या है कि एक तो समय नहीं मिल पाता है, बिजनेसमैन भी हूँ, साथ में ये भी करता हूँ, तो ये समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाया। पर अब कंसिस्टेंटली बढ़ा रहा हूँ मैं पोस्ट को। एंड देखिए धीमे धीमे रोज का एक दो करके आएगा जो भी है। अब मैंने आपकी प्रोफाइल में ये भी देखा, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। तो ये जो, हाँ जी। ये कैसे शुरू हुआ? जो मैम ने आपको बताया वहीं से, या फिर कुछ और इसके लिए स्पेशली? वहीं वहीं से, वहीं जो मैम ने बताया वहीं से हैं। ये सॉफ्ट स्किल का अर्थ लोगों को मालूम नहीं है। ये वो स्किल है जो ह्यूमन तौर पे सभी के पास होता है। मतलब आप बोलते हैं, आपको बोलना आता है। आप सुनते हैं, आपको सुनना आता है। आप काम करते हैं, आपको काम करना आता है। इसे बेहतर कैसे करना है, ये आपकी स्किल है।
आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपकी सोच है। हाँ, ये सारी आपकी स्किल हैं जो भगवान ने सबको दी है। राइट, इसे बेहतर करना, उन स्किल्स को इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल ओके ट्रेनिंग। ओके ओके ओके। अच्छा, आप सर, मैंने देखा कि आप शायरी भी करते हैं, तो कोई आप मोटिवेशनल टाइप की शायरी भी करते हैं, तो कोई शेर अगर आपके जहन में हो जो आपके करीब हो, आपके दिल के करीब हो। शायरिया तो बचपन से लिखता आ रहा हूँ, इमोशनल बंदा हूँ, दिल से जुड़ता हूँ, दिल से करता हूँ। फिर भी आपकी ऑडियंस के लिए एक पेश करता हूँ जो शायद मोटिवेट करे लोगों को, कि कोई फरियाद आपको बुलंदियों तक पहुंचा नहीं सकती। कोई फरियाद तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचा नहीं सकती। हो जाए हुनर से इश्क, तो ये दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। क्या बात है! माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत शानदार है सर। एक सवाल ये था, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद फिर एमबीए मार्केटिंग, तो ये बीएससी के बाद आप टेक्नोलॉजी में फिर आगे क्यों, एमसीए वगैरह, या उसमें क्यों नहीं गए? ये बहुत दिलचस्प दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और ये कहानी अगर आपके कोई यंगस्टर्स सुनते हो ना, तो सुनिएगा कि कैसे जिंदगी आप में बदलाव लाती है और हम सोचते हैं। तो जब हम टेंथ में थे, तो मैं भी कई सपने लेके आता हूँ, और कई सपनों से हर कोई सपना देखता है कि भाई अब मैं 10वीं में आ गया हूँ, आज बड़ा आदमी बनूंगा, मैं इसमें कुछ करूंगा, मैं उसमें कुछ करूंगा। तो जब 10वीं में आया तो दोस्त लोग साइंस लिए, तो मैंने भी साइंस ले लिया उनको देख के, शायद साइंस में फ्यूचर अच्छा है। तो जी। वहां गए तो बायोलॉजी बायोलॉजी आई, और वो कॉकरोच को कटिंग का समय आया तो अपनी तो पहले दिन ही वॉमिट निकल गई। तो वो तो लगा कि भाई डॉक्टर तो अपने बस का ऐसे भी नहीं है, तो ये बस पॉसिबल नहीं है। फिर जब जैसे जैसे करके ट्वेल्थ साइंस कंप्लीट की, मीडियम ग्रेड्स आए, 70-75 के आसपास ग्रेड्स आए, एंड दोस्तों ने कहा कि हम तो बीएससी कंप्यूटर्स करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज से लगभग 2000 की बातें हैं ये, तो लगभग 22-23 साल पहले, कि भाई उस समय कंप्यूटर्स का, कोडिंग का, नया सॉफ्टवेयर बनाने के बहुत ज्यादा बूम ज्यादा में चला था। था। और उस समय एप्लीकेशंस और मोबाइल्स नहीं थे, तो इसका भी बहुत ज्यादा चलन था। उस समय पे नया नया मोबाइल आया था, 16 रुपए इनकमिंग चार्ज, हम्म, 16 रुपए आउटगोइंग चार्ज, इस तरीके से चार्ज था एक एक हम्म, मिनट का। तो उसका मैं मिस कॉल का भी बड़ा महत्व था। जी। जी तो जी। उस जमाने के अंदर में हम लोग बिल्कुल मिस कॉल का भी एक अपना जमाना था, हम मिस कॉल करते थे, कि हम्म। सामने वाले को पता था कि मैं पहुंच गया, कि मैं घर पहुंच गया, कि कॉल नहीं करते थे, हम जी मिस जी जी। कॉल किया करते थे। हाँ, मिस कॉल से कि तो एक वो एक जमाने के अंदर इंडिकेशन में, था। हाँ, कि मैं पहुंच गया, या मेरे को याद हाँ कर रहा है, या उसको हाँ मैसेज देना है कि मैं मिस कॉल दूं तो समझ जाना मैं यहाँ हूँ। हाँ। जी राइट, जी, तो इस ये तरीके होता से था। जी। उसका महत्व था। आज वो महत्व है ही नहीं, आज तो व्हाट्सअप मैसेज कर देना। हम्म, हम्म, राइट। तो उस पेजर और मिस कॉल के जमाने के अंदर में कंप्यूटर का बहुत बोलबाला था, नया नया फील्ड था। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने भी कंप्यूटर सेलेक्ट किया। तो मैंने मीडियम ग्रेड्स की वजह से अहमदाबाद के अंदर मुझे एडमिशन मिला। पहले साल के अंत में समझ में आ गया था कि मैं वो इंसान नहीं हूं कि जो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठ के खाली टाइप 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 करके कोडिंग टाइप करे। मैं वो इंसान नहीं। तो अपने ये मेरे को बारे समझ में में आ गया कि अपने मुझसे, बारे में ये समझ होना, ये भी बड़ा मुश्किल है। मेरे को भी बहुत टाइम बाद ये समझ हाँ, में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ये बहुत मुश्किल चीज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अपने आप को भाईजान, समझना। एग्जैक्टली यही बात है। एग्जैक्टली यही बात है भाईजान, कि हम बचपन से बच्चे को ये सिखाते हैं कि बड़े होके कुछ बनना है, पर क्या बनना है ये समझ समय से ही इस बच्चे को समझ आ सकती है ना। उसके माँ बाप समझा सकते हैं ना कोई और। हाँ, माँ बाप दिशा जरूर दे सकते हैं, टीचर्स दिशा दे सकते हैं, वो समझ के ये कह सकते हैं कि तेरे में ये गुण है, और उन गुणों की वजह से तू ये काम कर। हम्म, लेकिन ये अपने ही दिल पे आनी चाहिए। तो जब पहला साल बीएससी कंप्यूटर्स में पहुंचे, तो साल के अंत में समझ में आ गया था कि कोडिंग मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छी थी, तो जैसे तैसे करके बीएससी कंप्यूटर्स कंप्लीट कर लिया। अब बीएससी कंप्यूटर्स कंप्लीट करने के बाद में मैं सूरत वापस आया। पिताजी यहाँ रहते थे, वालिद मेरे यहाँ सेटल थे अपने टेक्सटाइल बिजनेस में, और मैं मेरे फादर का इकलौता हूँ।
ना ब्रदर ना सिस्टर। तो अच्छा। मुझे लौट के वापस अपने माता पिता की सेवा में तो आना ही चाहिए। तो हम्म, हाँ, तो उस वजह से जी। फिर मैंने सोचा चलो फिर, अब कंप्यूटर तो अपने को करना नहीं है, तो चलो हाँ, एमबी कुछ करते हैं। तो जब सूरत आया तो मारवाड़ी कल्चर, बिजनेस कल्चर के लोगों में क्या है कि अगर 22 साल का लड़का या 20 साल का 22 साल का लड़का या 21 साल का लड़का आपका बिजनेस पे ज्वाइंट हो चुका है अपना बीकॉम बीबीए या इस ऐसा कुछ करके, तो फटाफट उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और माँ बाप भी देखना शुरू कर देते हैं कि समय पे शादी भी हो जाए, धंधे पे भी लग गया है और सेटल हो जाए। तो वही घर घर की कहानी जो थी मेरी भी थी। तो उससे हाँ, बचने के लिए अपने आप को 2 साल दिए कि मैं दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा, और मैंने इसलिए एमबीए किया। और एमबीए भी बस वैसे ही जैसे बीएससी कंप्लीट किया वैसे मैंने एमबीए कंप्लीट किया। अच्छा। तो कोई अलग नहीं थी, एंड जी। कोई ज्यादा नहीं था, बट एक बिजनेस सेंस था, तो उस सेंस के हिसाब से वो भी कंप्लीट किया। और फिर बस टेक्सटाइल बिजनेस में आए और फादर के बिजनेस को ग्रो किया, नए नए यूनिट्स किए, एंड हो गया। तो अभी आप कोई टेक्सटाइल वैल्यू नहीं है उसको। अभी आप टेक्सटाइल बिजनेस हाँ जी, जो फादर का है वो कंटिन्यू करते हैं, और साथ में ये सेशंस लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल भाईजान। मैं ये टेक्सटाइल के मेरे जो फादर ने जो डेवलप किया प्लस मैंने जो डेवलप किया है, उसको हमने ऑटोमोट सिस्टम पे ला दिया है। वहाँ हमने कुछ अच्छा। पार्टनर्स डेवलप किए हैं, कुछ हमारे स्टाफ है उनको पार्टनर्स बनाए हैं, एंड उन पार्टनर्स को 90% जवाबदारियां सौंप दी गई हैं। तो उस वजह से एक समय क्रिएट हुआ है मेरे लिए, एक स्पेस क्रिएट हुआ, और उस स्पेस के अंदर में ये पैशन का मुझे मौका मिला। और मेरे मैं लकी मानता हूँ कि भले मैंने 35 साल तक मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, लेकिन 35 साल के बाद आज लास्ट 4-5 साल से मैं इस लाइन में हूँ। भले ही पार्ट टाइम तरीके से हूँ, पर लगातार इसे कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। और टेक्सटाइल बिजनेस में भी अपना समय देता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देता, और दोनों को मैनेज करके चलने की कोशिश में हूँ आगे। अच्छा, इस जर्नी में आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए, आपने किस तरीके के स्ट्रगल्स है? बचपन से एक बात बोलूँ तो मैं मेरा वैसा कोई बहुत ज्यादा जो आप फिल्मों में देखते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया, गुर्बत के दिन देखे, या आपके, गुर्बत इज एन उर्दू वर्ड राइट जी जी, हाँ भैया? हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ। तो गुर्बत के तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गुर्बत के दिन देखे, या मेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा मेरे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हाँ, वैसी वाली हालत मेरे नसीब में कभी नहीं थी कि मैंने अपने पिताजी को गुर्बत की नौबत से देख के ऊपर उठते देखा, या मैंने खुद को वैसे देखा। अ, हम प्रभु की दया से, भगवान की दया से, अल्लाह की दया से पैसों का आना जाना लगा रहा, बहुत ज्यादा नहीं, बट अपने लिए एक स्टेबल लाइफ के तरफ धीमे धीमे ग्रोथ होता रहा। सो कोई वो दिक्कत कभी मेरे को मिली नहीं है। ना ही मुझे अपने पैशन की तरफ बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। लेकिन एक स्ट्रगल लाइफ की जरूर है, थोड़ी हेल्थ को लेके, जो बचपन में थी। एंड मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले ने वो भी स्ट्रगल इसलिए दी है और इसलिए मुझे जिंदा रखा है कि शायद कोई ना कोई पर्पस मेरी लाइफ का है जिसलिए जिंदा रखा। क्योंकि जन्म होते ही मेरे दिल में छेद था। ओके। दिल का छेद नहीं कहते हैं उसे, पल्मनरी वेन छोटा कहते हैं। तो पल्मनरी वेन जो मेरी एक वेन होती है हार्ट के अंदर में, आर्टरीज जी होती है, जी जी। वेन्स होती हैं, जो मेन वेन होती है उसका नली का जो स्पेस था वो छोटा था, जिस वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता था। और जन्म से ही मुझे ये प्रॉब्लम थी। फिर भी ऊपर वाले ने जन्म जिंदा रखा। और जब मेरी 3 साल की उम्र हुई तब मेरा ऑपरेशन हुआ, यानी आज से लगभग 37 साल पहले, जब हार्ट के ऑपरेशन होते बहुत कम थे, पूरे हिंदुस्तान में गिनती के 4 हॉस्पिटल थे। तो उस समय मेरे फादर बैंगलोर रहते थे, और मुझे बैंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, जगह जगह अलग डॉक्टर्स के पास लेके गए थे मुझे बचाने के लिए। और मेरा ऑपरेशन, मेरी 3 साल तक वो मेरे को जिंदा रखा प्रभु ने और मेरे माँ बाप ने। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ उस साल में। तो मेरी जो हार्ट बीट है वो आज भी नॉर्मल लोगों से कम है। अगर आपकी 72 है तो मेरी 65-67 के आसपास होती है। एंड तो उसके इसमें बावजूद आपको भी कुछ आई कैन, कुछ दिक्कत नहीं होती इसमें? बहुत ज्यादा स्ट्रेच या बहुत ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, या बहुत ज्यादा आप बोलो कि मैं 20 किलोमीटर तक रनिंग करूँ तो वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल क्रिकेट खेलता हूँ दोस्तों के साथ। मैं नॉर्मल रनिंग या वॉकिंग या एक्सरसाइज करता हूँ। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता।
दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी समय समय पे 2 साल में एक बार बॉडी चेकअप, हार्ट चेकअप करवाते रहो, ताकि कहीं दिक्कत हो तो आप छोटा सा ट्रीटमेंट लेके उसे री एस्टेब्लिश करो। तो ये एक प्रोसीजर चलता रहता है। उसके बाद में जब 3 साल के ऑपरेशन के बाद में थोड़े बड़े होते गए, चीजें बढ़ती गई, तो बीच में एक दो एक्सीडेंट्स हुए थे, जगह जगह हेड पे स्टिचेस आया था, ऑटो रिक्शा से गिर गया था और कचरे के डब्बे में गिर गया था। अच्छा। ये तो थोड़ा तो यूनिक मतलब हो क्या गया। यूनिक सी चीज होगी, और आज देख के तो अ, हंसी आती है। मतलब ऑटो रिक्शा में क्या था कि स्कूल के रिक्शे में होते थे तो भीड़, 10-10 बच्चे को बिठाते भरे, थे, हाँ और आगे बैठ हाँ। के दोपहर को थोड़ी झपकी आई, रिक्शे वाले ने टर्न मारा, उस टर्न के अंदर मैं उछल के चला गया कचरे के डब्बे में, और इधर और इधर स्टिचेस, हेड स्टिचेस आ गए, मतलब माथे पे स्टिचेस आए। और उसके बाद में कॉलेज के टाइम पे एक मेरी एक और बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और वो भी बड़ा यूनिक स्टाइल से हुआ। अ, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में किसी वजह से छेद हो गया, और अच्छा। आधा आधा लीटर, एक एक लीटर खून एक साथ निकलता था नीचे से, जहां से आप स्टूल पास करते, पॉटी पास करते हैं, वहां से आधा आधा लीटर का खून निकलने लग आधा गया। लीटर? यस, आधा आधा लीटर जितना खून निकलता था, 200 ml, 500 ml ऐसे निकल जाता था, और दवाइयों से रुक जाता था, फिर जैसी दवाई का असर खत्म वो निकलता था। तो 2-3 दिन तक ऐसे चलता रहा, पता नहीं वो कैसे हुआ। फिर डॉक्टर ने भर्ती किया, एंजियोप्लास्ट एंजियोग्राफी उस एरिया की हुई, एंड पता चला। और उसकी भी बड़ी यूनिक सी थी। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब भगवान या उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे जिंदा जरूर रखा हुआ है किसी न किसी पर्पज से। तो वो भी ऑपरेशन जो था बहुत क्रिटिकल था। उसकी जो मशीनरी आती थी, वो मशीनरी अहमदाबाद के राजस्थान हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। तो वहां पे एक मशीन थी जो खराब पड़ी थी कई सालों से, चार दो दो चार साल से खराब पड़ी थी। वो मशीन पर्टिकुलरली वो मेरे लिए रिपेयर करने, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर पुर्जा था वो मेरे इसी इंटेस्टाइन के लिए ही काम आता था, राइट। तो उसके लिए वो मशीन रखी हुई थी, लेकिन वो मशीन खराब पड़ी थी, तो उसे बुलाया, उसे रिपेयर कराया, मेरा ऑपरेशन हुआ, और फिर वो मशीन फिर खराब हो गई। अच्छा। हाँ, ये फिर भी। दूसरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो ये भी एक अपना, तो तभी मैं मानता हूँ। और उस ऑपरेशन के दौरान मैं हॉस्पिटल में एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सभी पेशेंट से गप्पे मार रहा हूँ, मैं वहां खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। आईसीयू में भर्ती हूँ, और आईसीयू को सर पे उठा के रखा हुआ है, एंजॉय करवा रहा हूँ, हंसी मजाक बांट रहा हूँ। तो मतलब कौन से दादा ने उस हॉस्पिटल? समय वो अहमदाबाद में राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर में था। अच्छा, अहमदाबाद में हम राजस्थान हॉस्पिटल नाम से है हॉस्पिटल? राजस्थान हॉस्पिटल के नाम से शाहीबाग एरिया के अंदर में है, और वो हमारे ही अच्छा। समाज के वरिष्ठों ने बनाया हुआ था। तो अच्छा। वहां मैं एडमिटेड था, मैं उसी समय कॉलेज अहमदाबाद में बीएससी कंप्यूटर्स कंप्लीट करके वहां पे था उस समय। तो जस्ट अच्छा। कंप्लीट की और मैं बीमार पड़ा, एंड मैं वहीं एडमिट हुआ। एंड पता नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ, बट ऊपर वाली शक्ति कोई ना कोई मुझे इस चीज में रखता है कि भाई मुझे जिंदा रखा हुआ है। मेरे ऊपर में हार्ट का प्रॉब्लम आया, जान के एक्सीडेंट ऐसे हुए कि जान जा सकती थी। फिर ये सडनली स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्रेकडाउन आया। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं जिंदा रख रहा है, और इसका क्यों रख रहा है कॉस्ट पता नहीं, बट इसका कॉस्ट पता चला आपको कि ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत यूनिक चीज है कि इंटेस्टाइन में छेद? ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, आपकी जो पाइपलाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, उसके अंदर में या तो अल्सर की वजह से या कोई कंकर की वजह से पाइप फूट गई, अच्छा। अच्छा। खून की पाइप फूट गई, और वो अच्छा। आपके स्टूल के एरिया से निकल रहा है। अच्छा। हाँ, और वो क्वांटिटी में निकल रहा है, यानी कि आपको ड्रेन कर रहा है, आपको अंदर से खत्म कर रहा अच्छा सर, एक सवाल और है। जैसे कोई सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनना चाहता है, या जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सेशंस देते हैं, तो बिल्कुल। क्या करना चाहिए? कोई कोई अगर नया है, वो हाँ इस जी, फील्ड में जाना चाहता है, तो क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपको आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप ये करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं होगा और आपको दिल से नहीं होगा, तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो किसी भी काम को करने के लिए आपकी आत्मा गवाही देनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। और वो कन्विक्शन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है कि करियर के अंदर में जब हम छोटे होते हैं, 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो हम दूसरों को देख के अपना करियर सिलेक्ट करते हैं।
मेरा दोस्त साइंस स्ट्रीम में जा रहा है, मैं भी चला जाऊं। मेरे पिताजी ने कहा कि देख बगल वाला लड़का इंजीनियर बन के कितना कमा रहा है, तू इंजीनियर बन, पैसा उसमें है, हमारे ये है। और जी। इसी वजह से यंगस्टर्स उसके अंदर में नहीं आ पाते हैं। तो मोटिवेशन स्पीकिंग का अगर कोई फील्ड सिलेक्ट करना चाहता है, ट्रेनर का कोई फील्ड, या लाइफ कोच का कोचिंग करने का कोई करना चाहता है, या कोई टीचर ही बनना चाहता है किसी सब्जेक्ट का, तो जब तक आपको दिल से महसूस नहीं हो कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ या सिखाने में उसकी जिंदगी में फर्क ला सकता हूँ, तब तक तो आप ये खाली एक प्रोफेशन लेंगे और एक बातें होगी तो मजा नहीं आएगा, आप बन नहीं पाएंगे। पहला पॉइंट ये रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि सबसे पहले आपको वही सॉफ्ट स्किल्स जो सिखाने वाले हैं उस पर आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे मेन है आपकी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। तो आपको आपकी भाषा पे काम करना है, आपकी स्टाइल पे काम करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ के उसको डिलीवर करना है। आप शुरू कर सकते हैं जैसे स्टेज प्रोग्राम के अंदर होस्टिंग से शुरू कर दिया, छोटे बच्चों को स्पीच कंपटीशन में डेवलप करने से शुरू कर दिया, टीचिंग से शुरू किया, तो आपका 30 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बोलने का जो कलेजा होता है, जो डर होता है, वो खुल जाता है। अब दुनिया में सबसे बड़े 3 डर होते हैं। सबसे पहला डर होता है मौत का, दूसरा डर होता है सांपों का, और तीसरा डर होता है स्टेज पे बोलने का। स्टेज पे बोलने ये का। सबसे बड़े डर गिने जाते हैं। हाँ, तो जैसे स्टेज पे आज, मतलब मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ, तो भी कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है या सिचुएशन होती है या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जहां जिसकी इंपॉर्टेंस अपने आप को खुद में होता है, तो भी पांव धूजते हैं। मेरे भी धूजते स्टार्टिंग के अंदर में। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी के भी नहीं धूजेंगे, पर डर से आपको लड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। जब आपकी ये होल्ड आ जाए कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, लोग मेरे को सुन सकते हैं, तब आप ये सीख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से। ट्रेन द ट्रेनर हैं, लाइफ कोच है, एनएलपी हैं, और भी लोग जो ऑलरेडी कोच बने वो सिखाने के उनके अलग अलग एडवांस लेवल के, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के अलग अलग कोर्सेज हैं। तो वो कोर्सेज के माध्यम से कि क्या बोलने से क्या सिखाया जाता है। ओके। ट्रेनिंग के अंदर में सीधे सीधे भी बोला जाता है और कान को उल्टा भी पकड़ा जाता है। कभी कभी मैं आपको, जैसे समझाने आप के बच्चे लिए। को बोलते हो, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपका एक कमरा है और कमरे में एक खिड़की है, और उस कमरे की खिड़की के बाजू में लिखिएगा कि यहां से मत झांकिए। हम्म। तो सब झांकेंगे जा कमरे करके। की खिड़की के बाजू में आपने लिखा है कि यहां जी। से मत झांकना, यहां से जी। झांकना मना है। तो क्या होने वाला है, आपके सारे दोस्त जब जब आएंगे सबसे पहले वहीं जाके झांकेंगे, भाई ऐसा तो क्यों लिखा है आपने। क्या लिखा है, क्या है वहाँ? अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपकी खिड़की के बाहर आपने गार्डन बनाया है और बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाए, बहुत अच्छे अच्छे फल लगाए, और आपकी मेहनत है और आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो, राइट। आपने अपने घर के बाहर गार्डन बना दिया फर्स्ट क्लास, और वहां आपने एक आकृति भी बना दी, आपने एक मूर्ति बना दी, आपने बहुत अच्छी कलाकृति वहां पे भी लगा दी और गार्डन बना दिया, फव्वारा बना दिया, और चाहते हो कि दोस्तों को दिखाऊं मैं ये चीज, और आप बोलना भी नहीं चाहते कि देखो मैंने क्या बनाया है, अपनी वो बढ़ाई भी नहीं करवाना चाहते हो, तो उस खिड़की के बाजू में लिख दो यहाँ से झांकना मना है। दो तरीके हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। नीचे। और इसी किस्म की टेक्निक से कभी सीधे सीधे बोल के और कभी टेढ़ा बोल के, हाँ, अपनी बात को समझाना और समझा के उसे इंप्लीमेंट कराना, यही एक ट्रेनर और कोच और मोटिवेशन स्पीकर का काम है। अब मैंने आपको वो गार्डन दिखवा दिया और ये भी बोल दिया मत देखना, और फिर वो गार्डन देख के बोलेगा यार ऐसा क्यों छुपा रहे थे, क्या तारीफ हो रही है, और वो दो दोस्त आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। अब देखो बात दो भी हो गई, आपने उनसे अपनी बढ़ाई भी नहीं की, आपने उन्हें बताया भी नहीं कि आपने क्या करामत किया है, कमाल का काम किया है, और उन्होंने देख भी लिया और तारीफ भी कर ली। जी। जी जी जी। हजारों तरीके हैं जिससे हम इन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके नेचर पे, आपकी आदतों पे कर सकते हैं। और वही ट्रेन द ट्रेनर कोर्सेज हैं जिस माध्यम से कैसे इन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिखाया जा सकता है। तो उसे आपको खुद सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। इस तरीके से आप खुद भी एक मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और फिर आपसे बात होगी जरूर।